हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो। ठीक है, मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19। STUDY19 जो है मेरा कोड है, और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ दोस्तों आप देखते हैं उर्वरक खेतों में उसको फर्टिलाइज करने के लिए उसमें उर्वरक का यूज करते हैं। तो उर्वरकों के निर्माण में कौन से एलिमेंट जो है कि प्रयोग में लाए जाते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों, अगर उर्वरक की बात करें फर्टिलाइजर की, तो ये होते हैं टोटल 3 टाइप के। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। दोस्तों पोटास उर्वरक जो है पोटेशियम से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पोटेशियम। नेक्स्ट, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य सोर्स क्या है? दोस्तों इसका जो सोर्स होगा वो होगा अमोनिया। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अपने एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ जो उपस्थित नाइट्रोजन है ये मुक्त अवस्था में रहता है। और दोस्तों हैबर विधि के द्वारा हम नाइट्रोजन से अमोनिया को बनाते हैं, और इसी के ऑक्सीकरण के बाद नाइट्रेट और नाइट्राइट बनता है, जो कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो है इसके उत्पादन का मुख्य सोर्स क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? दोस्तों सोडियम एक तत्व है, टीन और कार्बन भी, जबकि पानी हमारा एक तत्व न होकर के क्या है? हमारा यौगिक है। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, H2O। तो कौन सा तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? दोस्तों समुद्र के जल में एवरेज जो लवण होता है वो पाया जाता है 3.5%, यानी कि 3.5%, 35 ग्राम कह सकते हैं इसको प्रति लीटर। तो समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा तो हो जाएगा 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रियत आपंक उपचार को क्या कहा जाता है? दोस्तों संक्रियत आपंक जो उपचार है वो जैविक उपचार कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक अपशिष्ट जल और सीवेज के जल के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है संक्रियत आपंक उपचार, और यह जो है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये। तो संक्रियत आपंक उपचार को हम कहते हैं जैविक उपचार या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? दोस्तों ग्रेफाइट कार्बन का रूप है, काजल और चारकोल भी, लेकिन जो हेमेटाइट है यह कार्बन का रूप नहीं है, क्योंकि हेमेटाइट के अगर अणु सूत्र की बात करें तो वो होता है Fe2O3, और यहाँ आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो कार्बन का यहाँ कहीं रोल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हेमेटाइट, यानी हेमेटाइट कार्बन का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों आपको बता दें सीसा पेंसिलों में सीसा जो है कि 0%, यानी कि होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब ग्रेफाइट को हम मोम के साथ मिलाते हैं तभी हमारा सीसा पेंसिल बनता है, और इसमें जो है कि शीशे का कोई रोल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0%। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? ऑप्शंस हैं एप्लम लवण, एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा या फिर हरित काचर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जिप्सम लवण। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। और अगर हम इसके यूज की बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, तो वो शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, किसी भी वस्तु का साँचा बनाने में, मॉडल बनाने में, और मूर्ति और खिलौने इत्यादि बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिप्सम लवण। नेक्स्ट,
बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम पूछ रहा था, वो हमारा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर इसके सूत्र की बात करें तो ये होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों हम इसे दग्ध चूना यानी कि बर्न्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा बुझा हुआ चूना है यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बर्न्ट लाइम यानी कि दग्ध चूने के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी गैस है? दोस्तों हैलोजनों की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होगा वो होगा फ्लोरीन। जहां दोस्तों फ्लोरीन की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है हैलोजनों में, और इसकी जो वियोजन होती है, इसका वियोजन ऊर्जा कम और उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के कारण सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी? दोस्तों तरल अवस्था में केवल एक जो है कि अधातु है जो पाई जाती है, जिसका नाम है हमारा ब्रोमीन। जहां दोस्तों ब्रोमीन केवल यही जो नॉन मेटल है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल का आइसोमर क्या है? दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आइसोमर होता क्या है। तो जिन यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो डिफरेंट होंगे, और ऐसे जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं आइसोमर। तो एथिल एल्कोहल का आइसोमर क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा डाइमेथिल ईथर, यानी एथिल एल्कोहल का आइसोमर डाइमेथिल ईथर होगा। नेक्स्ट, शर्करा या फिर मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। जहां दोस्तों वह रासायनिक परिवर्तन जो ईस्ट और जीवाणुओं की उपस्थिति में शर्करा को एथिल एल्कोहल में चेंज कर देता है वही किण्वन कहलाता है। तो शर्करा और मंड के जब किण्वन होता है तो उसमें हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उष्मा को वैद्युत ऊर्जा में अगर परिवर्तित करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों उसमें हम प्रयोग करते हैं थर्मोकपल का। जी हाँ दोस्तों, थर्मोकपल तापमापन और ताप नियंत्रण के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है हम उष्मा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्मोकपल। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या होगा? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक एसिड नाम है इसका, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम तो वो हो जाएगा म्यूरिएटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल का परिसर क्या है? यानी कि जो पीएच वैल्यू हम देखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक जो है कि लाई करता है, तो वो हमारा हो जाएगा 0 से लेकर के 14 तक। एक मिनट, ये हमारा करेगा 0 से लेकर के 14 तक, ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें 0 से 14, अगर 0 से लेकर के 7 के बीच में जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा एसिटिक, और 7 से लेकर के 14 के बीच में जो होगा वो हमारा हो जाता है क्षारीय। यानी कि 7 से कम जो होगा वो होगा अम्लीय, और 7 से ऊपर जो होगा वो होगा क्षारीय। नेक्स्ट, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? दोस्तों सबसे पहले नींबू हमारा क्या होता है? खट्टा पदार्थ होता है, अम्लीय होता है। तो ये तो क्लियर है कि वो 7 से क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से लेकर के चलेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 से कम। और अगर नींबू के रस के पीएच मान की हम बात करें तो वो होता है लगभग 2.2 के बराबर। नेक्स्ट, रिचार्जेबल सेल में, एक मिनट, हाँ ठीक है, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? दोस्तों रिचार्जेबल सेल की अगर बात करें तो रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर रासायनिक ऊर्जा जो है कि भंडारित होती है। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बैटरी में हम प्रयोग करते हैं,
अगर बात करें बैटरी में तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शीशे के संचयन वाले सेल और बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैम्प किसके कारण रोशनी देते हैं? दोस्तों बात करें मरकरी और सोडियम जो स्ट्रीट लैंप होते हैं वो रोशनी देते हैं, तो पूछ रहे किसके कारण देते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा परमाणु उत्सर्जन के कारण। जी हाँ दोस्तों, परमाणु उत्सर्जन के कारण ही रोशनी देते हैं मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप। दोस्तों परमाणु उत्सर्जन एक रासायनिक विश्लेषण है जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता को हम ज्ञात कर सकते हैं, जो आग, मरकरी, बल्ब आदि सोर्सेज में उत्सर्जित होती रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परमाणु उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? दोस्तों भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक होता है हमारा सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात करें कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, यानी कि 1988 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? दोस्तों जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या मतलब हो गया? इसमें सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, तो ऐसा अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो या सह अस्तित्व कह सकते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है भारत की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी कारक हैं सभी राज्य यानी कि सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। दोस्तों संपत्ति का निजी स्वामित्व तो नहीं होता है और सरकार ही सारी आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के अधीन रहते हैं। नेक्स्ट, भारत में कृषि आय की गणना किससे की जाती है, यानी कि किस विधि से की जाती है? दोस्तों भारत में जो कृषि आय की गणना है वो उसके उत्पादन विधि से की जाती है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कृषि, वन, चारागाह, मत्स्य पालन आदि इन सब की जो गणना है वो उत्पादन विधि से की जाती है। तो कृषि का पूछ रखा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन विधि से। नेक्स्ट, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है, ये किसके योगदान से बनती है? तो इसके जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं ये जो है कि अपना योगदान करते हैं इसके पूंजी निर्माण में। तो आईएमएफ की जो पूंजी है वो सदस्य राष्ट्रों के जो है कि योगदान से बनती है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की अगर हम स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 में की गई थी। कहाँ पे? तो वो हो जाएगा अमेरिका के वाशिंगटन में। तो आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो हो जाएगा सदस्य राष्ट्रों से। नेक्स्ट, भारत में कितने सीपीएसई यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 16, यानी भारत में इस समय टोटल 16 नवरत्न कंपनियां हैं। दोस्तों इसके पहले भारत में टोटल 17 नवरत्न कंपनियां थी, जिसमें से 2017 में बीपीसीएल को हम महारत्न का दर्जा दे दिए हैं। तो एक कम हो गया, तो वो अब क्या हो गया? 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कितनी नवरत्न कंपनियां? तो हो जाएगा 16। नेक्स्ट, श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? दोस्तों श्रेणी 2 में टोटल 15 मिनी रत्न कंपनियां हैं, जबकि श्रेणी 1 के तहत अगर हम बात करें तो टोटल मिनी कंपनियों की संख्या है 59। महारत्न टोटल 8 हैं और नवरत्न 16, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या है?
महारत्न पूछा जा सकता है और नवरत्न। बार बार क्वेश्चन आता है नवरत्नों की संख्या और महारत्नों की संख्या, तो इसको याद रखें 8 और 16। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इन्होंने सबसे पहले इसकी गणना की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, किसने ग्रामीण निर्धरता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? दोस्तों, ग्रामीण निर्धरता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल को अपनाने का समर्थन किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। दोस्तों, पूरा क्या है? अगर पूरा का अगर हम डिटेल जाने, पूरा का अगर पूरा नाम अगर हम देखें तो वो हो जाता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। और इसको अपनाने का समर्थन दिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट, भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? दोस्तों, भारतीय आर्थिक जो समीक्षा है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और यह जो है बजट अवधि से पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, अनुमान को जो है कि दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। नेक्स्ट, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, डॉक्टर पी रामाराव जो समिति है वो रक्षा से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। योजना आयोग के समय, जो इसके स्थापना के समय जो इसके सदस्य थे, टोटल 6 सदस्य थे। और दोस्तों, अभी 2015 में योजना आयोग की जगह पर हम नीति आयोग लेकर के आए, यानी कि योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया। तो राइट आंसर, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, 1966 से लेकर के 1969, ये जो 3 साल हैं ये योजना अवकाश के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इस समय जो है कि योजना आयोग का जो काम था वो ठप था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1966 से लेकर के 1969 तक। नेक्स्ट, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? दोस्तों, गरीबी हटाने के लिए सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसी में जोर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, इसी में सबसे पहले गरीबी हटाओ नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में? तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास करना था? दोस्तों, ये योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीव्र, अधिक और समावेशी धारणीय विकास का जो है कि लक्ष्य रखा गया था। तो राइट आंसर होगा 12वीं। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का जो अनुमोदन है किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यानी एनडीसी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, दोस्तों, वर्तमान में मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि पंचवर्षीय योजना की जगह पर, यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। और भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? दोस्तों, वो थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। जी हाँ दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का जो उसका कार्यकाल था ये केवल 1978 तक ही रहा। जी हाँ दोस्तों, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल के बाद ही
5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? दोस्तों, जो महालनोबिस मॉडल का संबंध है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना को ही महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों, योजना पत्रिका का जो प्रकाशन है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, योजना जो कि अंग्रेजी और भारत के और भी कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली एक मंथली मैगजीन कह सकते हैं कि है, और इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? दोस्तों, भारत में जो आर्थिक सुधार की नीति है वो 1991 में की गई थी, और इसी टाइम आया था LPG मॉडल, जिसका फुल फॉर्म था लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो भारत में आर्थिक सुधार LPG मॉडल के तहत आया था कब? तो वो हो जाएगा 1991 में। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।